अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इमरान सैयद एक बार फिर आपके सामने लाइव पर एक नए विषय के साथ। बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लाइव चल रहा है बराबर, कुछ लोग जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, थोड़ा वेट भी करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक सेकंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व दो हिस्सों में बंट चुका है। दो हिस्सों में बंट चुका है। सारे कंट्रीज़ ने मिलकर वोट भी किया था, पर एक तरफ फ़िलिस्तीन, हम बात कर रहे हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन की। कुछ लोग ज़्यादा जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वेट करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के ऊपर, हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं मुंबई कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट मोहसिन हैदर साहब। ये भी अपनी आज बात रखेंगे। और केरल का भी एक बहुत बड़ा आज एक अच्छा न्यूज़ आई है, वो भी आपको बताएंगे। वो हम नहीं, मोहसिन भाई खुद बताएंगे आपको, क्योंकि अभी की वो थोड़े टाइम पहले की ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहसिन भाई, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का बहुत बड़ा पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इशू होते जा रहा है। आपको सभी को पता है, पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। बोलते हैं ना, काफ़ी सारे देश दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। एक तरफ अमन पसंद मुल्क है और एक तरफ शर पसंद लोग हैं। एक शर पसंद मुल्क है, एक अमन पसंद मुल्क। इस तरह जो है दोनों तरफ पूरी दुनिया बढ़ गई है। इसमें कोई दो अर्थ नहीं है, दो कोई जुमले नहीं है इसमें। एक तरफ मजलूम फ़लस्तीनी है तो दूसरी तरफ इज़राइल है। और ये जो कहानी है, ये स्टोरी को 7 अक्टूबर से नहीं हुई है। अब वो 7 अक्टूबर पे जो हमला किया हमास की तरफ से, जो हमें पता चला, तो ये कोई शुरुआत 7 अक्टूबर की नहीं है ना। शुरुआत तो जो है सैकड़ों साल पुरानी शुरुआत है। अब लेकिन जो शरपसंद लोग हैं वो 7 अक्टूबर का वाक़या उठाकर कि किस तरह हमास की तरफ से हमला हुआ है, हमास ने किस तरह बेकसूरों को मारा है, कत्ल किया है, ये सिर्फ 7 अक्टूबर का वाक़या बता रहे हैं। उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा अगर हुआ भी है, हम लोग तो अखबार और टीवी माध्यम से पता चला, अगर हुआ भी है तो उसकी वजह क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उस पर कोई लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं। क्यों खास करके मैं देख रहा हूँ जो लोग शरपसंद लोग हैं उनको तो कोई मौका ही चाहिए था एक तरह जहर उगलने का, एक तरह मामला को और ख़राब करने के लिए वो ताक ही रहे थे। तो एक मसला 7 अक्टूबर को उनके सामने आया, जो कई सालों से, सैकड़ों सालों से जो जंग चल रही है और कभी किसी को फतह हासिल हुआ, कभी किसी को फतह हासिल हुआ। तो ऐसे चीज़ों पे एक 7 अक्टूबर का वाक़या उठाकर एक शरपसंद लोगों ने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। एक तरफ जो है इसको एक मज़हब से, और ख़ास करके इस मुल्क में रहने वाले शरपसंद लोग, एक हिंदू मुस्लिम किस तरह किया जाता, जो कर ही रहे हैं, बंटवारा करने के लिए कर ही रहे हैं। तो और एक मौका इनको, भाई ऐसा लगता है कि भाई यहूदी नहीं, वो दूसरे कौम के लोग हैं और मुस्लिम के साथ उनके मसले मसाइल है। लेकिन वैसा नहीं है, वो तो एक वतन का इशू है, वो कोई मज़हब का मसला नहीं है। फ़लस्तीन में मुस्लिम भी रहते हैं, फ़लस्तीन में ईसाई भी रहते हैं, दूसरे कौम के लोग भी रहते हैं। इज़राइल में भी जो है मुस्लिम भी है, और इज़राइली जो जिसको हम लोग बनी इसराइल या यहूदी कहते हैं, वो लोग भी रहते हैं। तो ये वतन का मामला है, जो जिसको एक टर्न करके जो है वो एक मज़हब से जोड़कर एक मज़हब को किसी तरह बदनाम करने के काम में लगे हुए जो लोग हैं। अगर मज़हब की लड़ाई होती तो आजू बाजू में अरब कंट्रीज़ है, वो भी खुद जाते हैं। लेकिन ये एक वतन की लड़ाई है, और ये कई सालों से जो लोग लड़ रहे हैं, जो मजलूम लोग लड़ रहे हैं, बिना कोई असले से लड़ रहे हैं, बिना कोई हथियार से लड़ रहे, एक ताकतवर कौम के साथ, एक ताकतवर मुल्क के साथ लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो हमेशा होना यूँ चाहिए कि मजलूमों का साथ देना चाहिए ताकतवर के बनिस्बत। अगर ताकतवर कोई जुल्म करता हो और इंतशार फैलाता हो, इंतहाई जुल्म पर आमादा हो, तो हमें यूँ चाहिए कि भाई जो मजलूम है उसके साथ, इंसानियत ये कहता है कि मजलूम के साथ खड़े होना चाहिए। जी, मुस्लिम में अगर आप देखोगे तो यहूदियों का कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों को एक जगह दी गई थी। जब वो देश थे जहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो उनको मेहमान नवाजी की गई थी और उन्होंने अपने फ़िलिस्तीन में आकर
जिस थाली में खाया वहीं पर छेद करके आज फ़िलिस्तीन जिन्होंने जगह दिया था आज वो खुद आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस पर बहुत अच्छी बात है। आप 7 अक्टूबर से माजी में चले गए। लोग 7 अक्टूबर के बाद ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर को इजराइल बना, इसके पहले इजराइल था नहीं। ऐसा मीडिया के द्वारा जो है एक तरह से माहौल हिंदुस्तान में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और ज़्यादातर मैं बता दूँ कि व्हाट्सएप इंडस्ट्री के मानने वाले जो लोग ज़्यादा है, पढ़ लिख कर भी जो है वो गहराई तक जाना नहीं पसंद करते, यहाँ जानबूझकर नहीं जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसमें कई बड़े मीडिया चैनल्स की भी गलती है, जो मतलब वो हम खुद भी उसको मानने को तैयार है कि उनकी स्टडी सही नहीं है। वो सिर्फ बस अपने टीआरपी के लिए और लोगों को भड़काने के लिए मैं यही कहता हूँ, बिल्कुल मैं यही कहता हूँ कि एक तरह से सेंसेशनल न्यूज़ किस तरह बनी जाए, किस तरह बनाया जाए सेंसेशनल, किस तरह जो है अब इस तरह के न्यूज़ बनने से, इस तरह के जो है गलत बातें फैलाने से उसका नुकसान क्या हो सकता है। कम से कम इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो रही है, इस मुल्क पे उसका नुकसान क्या हो सकता है। इंसानियत के खिलाफ जो लड़ाई है आज हिंदुस्तान को भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुल्क पर भी हो रहा है। बंटवारा हो गया है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला जिसको बोलते हैं। अब कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं, उस पर उलझ रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं जो। लेकिन मजलूम का साथ देना चाहिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये दौर जो है करीब बहुत पुरानी बैतुल मुक़द्दस जिसे कुद्स कहते हैं, मैं खुद वहाँ जाकर आया हूँ, कुद्स कहते हैं, वहाँ पर जो है बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और अब्राहमिक रिलीजन से, अब्राहमिक रिलीजन यानी समझो उसको आप आज जो है मुस्लिम कह सकते हैं, ज्यू कह सकते हैं, क्रिश्चियंस कह सकते हैं, अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं इसको, उससे जुड़े हुए हैं। और बार बार उसमें तमाम लोग जो है बैतुल मुक़द्दस जहाँ कुद्स के अंदर है, जहाँ मस्जिद अक्सा कहते हैं, वो एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस, बहुत मुक़द्दस कही जाती है। वो जैसे मुसलमानों के लिए है वैसे ईसाई भी उनको मानते हैं और यहूदी भी मानते हैं। तो ये बहुत ही लड़ाई कोई 7 अक्टूबर की नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है। और आपने जो बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगर मैं अपने फ्लैट में अगर मुख्तसर में अगर जिसको बिल्कुल समझ में, अगर मैं अपना घर, आप भटक रहे हो रास्ते रास्ते, आपके पास कोई घर नहीं, कोई घर बार नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैंने अपना घर दे दिया आपको। मैंने अपने घर में घर नहीं दिया, मैंने अपने घर में आपको एक 4 बेडरूम के रूम में एक बेडरूम आपको दे दिया और धीरे 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 आपने मुझे बाहर कर दिया और एक बेडरूम में मुझे लॉक कर दिया। और उस बेडरूम में लॉक करने के बाद आप चाहो तो मुझे पानी देंगे, आपकी इजाज़त हो तो मुझे खाना देंगे, आप अगर नहीं पसंद करते हैं कि आज नहीं मुझे खाना देना तो आप मेरा खाना बंद कर दोगे। ये कहाँ तक सही है? तो यही फ़लस्तीन जो 1948, आज 7 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ 1947 इसराइल नाम की जगह का थी। आज जो हमारे मुल्क 47 में आज़ाद हुआ, उस वक्त इसराइल नाम की जगह थी नहीं दुनिया में, कोई इसराइली नहीं था दुनिया में, फ़लस्तीनी था, पूरा फ़लस्तीनी था वहाँ पर। और मैं फ़लस्तीनियों ने, मैं बहुत बिल्कुल आपने सही कहा, जो इस्तकबाल किया फ़लस्तीनियों का, सिर्फ यहूदियों का ही नहीं, वो बहुत ही दुनिया भर के लोग जानते हैं फ़लस्तीनी के लोग दावत नवाज होते हैं, दावत किस तरह देते हैं, किस तरह दोनों दिल से जो है। और ख़ास करके वो नबियों का ज़मीन है, फ़लस्तीन की ज़मीन जो है नबियों की ज़मीन है। आप फ़लस्तीन की तरफ जाओगे तो कहीं कोई नबी आराम फरमा रहे, किसी तरफ कोई और नबी आराम फरमा रहे, कोई ऐसे मुक़द्दस ज़मीन है वो। और ऐसे ज़मीन में रहा है कि जो भी मेहमान नवाजी में सबसे अव्वल फ़लस्तीनियों का रहा है। तो फ़लस्तीनियों ने वही काम किया, जब देखा कि हिटलर ने जो है यहूदियों का कत्ले आम किया, हॉलोकॉस्ट किया, यहूदियों को कहीं दौड़ने भागने की जगह नहीं दी, तो उस टाइम फ़लस्तीनियों ने दोनों हाथों से उनको अपनाया, आइए हमारे यहाँ रहिए, और अपना घर समझिए, इसको आपने रहने दिया वहाँ पर। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आज फ़लस्तीनियों की हालत क्या हो गया। उनको गाज़ा की तरफ लेके चले गए एक पट्टे पर, और वेस्ट बैंक की तरफ, वहाँ पर भी जो है, हम तो ये कहते हैं गाज़ा और फ़लस्तीन में, वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों का हुकूमत नहीं है वहाँ, कहने के लिए वो एक ओपन प्रिजन है, कहने के लिए वह धकल धकल के डाल दिया, तो उधर भी आपको आज़ादी नहीं है, वहाँ भी आपको जो है, आप जो है गुलाम, वहाँ पर भी इजराइल की हुकूमत जैसा चाहे वैसे आपको नचाने की कोशिश करे। और 22 लाख 23 लाख की आबादी एक छोटे से पट्टे पर, वहाँ वो कैसे रहते होंगे। मुंबई में हम लोग जानते हैं कि झोपड़पट्टी हमने देखा है, झोपड़पट्टियों में लोग कैसे रहते हैं, तो वैसी हालत वहाँ पर है। आप ये अंधेरी वेस्ट में मैं हूँ, आप समझ लिया आपका जुहू में बंगला का घर है, वहाँ से आपको खतड़ की जुगली में लाके स्लम में धकल दिया हो, तो आप इंसान हो तो कोई ना कोई आपकी तरफ से कोई ना कोई आप इसको जो है रिटेलेट करेंगे। आप इंसान हो, आपको जुहू बीच में, मैंने जुहू के बंगले से आपको धकल के स्लम में धकल दिया और मैं बंगले पे रह रहा हूँ, तो आपको रिटेलेट तो आप करोगे, वो जज्बा आप पे रहेगा कि भाई हमने आपसे गलत किया है, कुछ ना कुछ बदला लेंगे। तो वहाँ तक की नौबत आए क्यों? वहाँ तक की नौबत क्यों आए? यूएन कुछ ठीक है,
वाक़या ठीक है, इजरायली कब्ज़ा कर लिए, फ़लस्तीन में चले गए, फ़लस्तीन को अपना जो है नेशन बना दिया और वहाँ रह गए, तो कम से कम जो ओरिजिनल जो लोग थे, फ़लस्तीन्स लोग जो ओरिजिनल थे, तो उनके लिए भी अपनी एक आज़ाद मुल्क रहे, यही उनकी ख्वाहिश है। आप ये तो नहीं कह रहे कि इसराइल हमें वापस दीजिए, पूरा मुल्क हम लोग कब्ज़ा कर लेंगे। उनकी एक ही डिमांड है कि हमको एक अलहदा मुल्क जहाँ जेरूसलम टेल अवीव उनका जो है कैपिटल, जेरूसलम कैपिटल माना जाए, और हमें एक मुल्क दीजिए जो आज़ादी के साथ हम रहे, हम जो है अपनी इबादत करें, खाए पिए, नौकरी धंधा कारोबार करें। ये मांग मैं नहीं समझता हूँ कि गलत मांग है, और ये गलत है ही नहीं। कोई नई मुल्क मांग नहीं रहा है, नया मुल्क नहीं मांग रहा है, नई जगह नहीं मांग रही है, वो अपने ही वतन से कुछ हिस्सा मांग रहे हैं। जो पूरा जो मेरा जो उनका खुद का वतन है उसमें एक हिस्सा मांग रहे हैं कि वो हिस्सा हमें दे दीजिए, बाकी आप रखा है तो रख लीजिए, ये उनका डिमांड है। तो ये बिल्कुल मुनासिब है, जहाँ पर आपने रहने दिया वहाँ से आप ही को बाहर कर दिया हो। जैसे लोकल ट्रेन में आप देखोगे 3 सीट होते, चौथा सीट आदमी बैठता, धीरे धीरे धकल के मालूम पड़ा जो पहले वाले को बाहर कर दिया हो। तो ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत मैं समझता हूँ बहुत लोग जानते हैं, मीडिया भी जानती है इस चीज़ को, लेकिन वो मैं समझता हूँ आज जो है जो गुलाम है, किसी जो है नैरेटिव आपको तैयार करना है, तो नैरेटिव तैयार करने में आप लगे हुए हैं, तो उस पर आपको मजलूम क्या है, बेबस क्या है और तकलीफ दाही आपको नज़र नहीं आता। मैं समझता इस चीज़ सर, मोहसिन भाई, इजराइल का कहना है कि हमस ने पहला अटैक किया था, हमने ये लड़ाई शुरू नहीं की थी, और उसको इसी को देखते हुए मीडिया भी आज उसको टेररिस्ट कह रही है, हमस को, क्योंकि हमस ने इसको शुरुआत की थी। आप देखोगे पूरे विश्व में जिस तरीके से देश बढ़ गया है, जो भी हर देश में अगर आप देखोगे जो फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ है, उस देश के लोग भी आज फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उस देश में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप देखोगे ये बहुत पॉजिटिव साइन उनके लिए है, फ़िलिस्तीनियों के लिए, क्या दूसरे देश के लोग भी आज उनके साथ में आवाम खड़ी है। पर उनके जो आला अधिकारी देश के कमान संभालने वाले होते हैं, वो आज देश के खिलाफ है, फ़िलिस्तीन के। देखिए मैं बिल्कुल वाजपेयी जी का भी नाम लूँगा, हमारे जो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, वो खुद फ़िलिस्तीन के साथ में उनका जब वो प्रधानमंत्री रहे थे तो उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए था। ये उस ज़माने का हिंदुस्तान था, पर आज का हिंदुस्तान अगर आप देखोगे तो इज़राइल को, हमने जो कुछ न्यूज़ चैनल्स के द्वारा देखा था कि वो इज़राइल को मदद पहुँचा रहा है। देखिए बिल्कुल दुरुस्त है, मैं वही कह रहा हूँ कि इस मुल्क ने, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, जो प्राइम मिनिस्टर आए, तो मुल्क का जो है एक कोई भी देश का एक पॉलिसी होती है, एक जो है वो उसी पॉलिसी के ऊपर मुल्क चलता है। भले वो इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर बदले, आए नए हुकूमत आए, लेकिन एक मुल्क का एक पॉलिसी बनता है। हर मुल्क, दुनिया के तमाम ममालिकों का एक पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी के हिसाब से लोग चलते हैं। फॉरेन पॉलिसी जिसको कहा जाता है, ये बहुत अदला बदली होती नहीं है उसके अंदर। हाँ, कभी कभार होता, लेकिन इतना बहुत अदला बदली नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे हर वो 4 माह रहने वाले चंद्रशेखर जी हो, हर किसी ने जो है, क्योंकि फ़लस्तीन, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अपने ही वतन में बेवतन किए हुए लोग हैं, खुद के अपने वतन में बेवतन किए लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जिसको इंसानियत है, वो कोई भी मुल्क मजलूम के साथ ही खड़े रहेगा। भाई ताकतवर और मजलूम की लड़ाई हो तो आप मजलूम के साथ खड़े रहोगे, और जिसका आपको अपने वतन से बेवतन कर दिया हो, अपने घर से बेघर कर दिया हो, तो इंसानियत तो ये कहता है कि उससे हमदर्दी रखिए। और वही हमदर्दी हिंदुस्तान के तमाम लोग, चाहे अटल जी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जनता दल का आया हो या कांग्रेस पार्टी का हो, किसी पार्टी का भी लोग आया हो, तो उनकी हमदर्दी फ़लस्तीन से रही है। और मैं फिर से आपके कहता हूँ कि हमस ने अटैक किया, ये अखबार के माध्यम से पता चला, लेकिन वो कितनी शदीद अटैक था ये भी पता चला। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, शुरुआत वहाँ से नहीं थी भाई। शुरुआत तो आपने बेदखल किसी को कर दिया और अब बोलते आपने अटैक किया। आप एक बिल्ली को भी बंद कर दो 4 कमरे में। बिल्ली तो ऐसे जानवर होते हैं कि जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब उनके जो शेर कैसे होते हैं, शेरनी कैसे होती है, बिल्ली तो ऐसे बेचारे पीटो मारो भाग जाती है। लेकिन 4 दरवाजे बंद करके बिल्ली को आप पीटो डंडे से, फिर बिल्ली क्या करती देखिए आप, उसको भागने का रास्ता मैंने बिल्ली क्या करती है। तो फ़लस्तीनियों के साथ हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स सरपसंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कुरान शरीफ में, सूरह माइदा पढ़ोगे उसमें 32वां औरत में ये लिखा हुआ है कि जिसने एक बेकसूर का कत्ल किया हो, मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराइल इन्नहु क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन, ये सूरा है। जैसे साफ उसका मतलब यह है कि जिसने एक बेकसूर का कत्ल किया हो, बेकसूर का, ख़ास करके फसादियों का नहीं,
ना कोई कातिल का, बेकसूर का, किसी ने एक बेकसूर का कत्ल किया गोया उसने सारे इंसानियत का कत्ल किया, दुनिया भर के लोगों का कत्ल किया है। यानी एक बेकसूर इंसान की जान और सारे दुनिया कायनात की जितनी जान, उसको इस्लाम ने एक ही वहाँ पर खड़े किया है। और आगे बात कही कि जिसने एक बेकसूर की जान बचाई गोया पूरे इंसानियत की जान बचाई। तो इस्लाम ये सिखाता है कि, और हमारे ख़ास करके आप देखोगे कि जो सुन्नत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाया है, जंग में भी जाओ तो वहाँ पर औरतों को, बच्चों पे हमला नहीं किया जा सकता है। उनको एक बाजू कर कर जो जंग में, जो मैदान, जंग मैदान में जो लोग हैं, आप योद्धा आपके साथ लड़ना चाहते हो, उन्हीं से लड़ना है आपको। फतेह मक्के का वाक़या देखिए, आप बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो ये इस्लाम सिखाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बेकसूर का कत्ल किसी ने किया होगा तो उसके क्या पीछे पॉलिटिक्स है, क्या राज है, कोई ना कोई इसमें गलत। देखिए आप हॉस्टेज जो निकल के आते हैं, जो हॉस्टेज निकल के आता है, वो तो कहता है कि बहुत अच्छे तरह से हमें रखा गया, जो खाना उन्होंने खिलाया हमें खाना खिलाया गया है। तो ये प्लान करके कोई स्टोरी क्रिएट करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो मुल्क आज तक न्यूट्रल भी जो मुल्क रही, वो आज इजराइल, उनको पता है इसराइल के खिलाफ है। हमस ने किया तो आप क्या करने जा रहे हो? आप तो जो है आप क्या करने जा रहे हो? जो बच्चे हैं अस्पतालों में बम गिरा रहे हो आप, बेकसूर बच्चों को आप ये कह रहे हो कि हम हमला करेंगे। क्या हमला करेंगे आप? हमस से लड़ाई आपकी है तो बेकसूर मजलूमों को आप हमला करने खुलेआम बोल रहे हो कि हम हमला करेंगे, हम घुसेंगे अंदर। और यूएस जैसा मुल्क ये कहता है कि इस वक्त उनको हम रोकेंगे नहीं। कई ममालिक ने कहा कि रुक जाइए, आप ये मत करिए। आज जो है वहाँ पर आप समझ लो कि खाना जो बटोर रहे हैं उस पर लूटपाट मची हुई है। जो खाना उनको पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। सारों जो है सील किया गया सरहद, कहीं सरहद पे जाने की जगह नहीं। एक रफा का जो बॉर्डर है वहाँ से कितना आप ले जाओगे? तो एक तरह से आप तो जंग से पहले मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। ऐसी हालत पर आप छोड़ने की नौबत पर रखे हुए। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। सारे इंसानियत को पसंद करने वाले, दुनिया में जो अमन पसंद करने वाला हर वो शख्स, चाहे किसी मज़हब का, उनको आज फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। मुस्लिम भाई, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी हिंदुस्तान में, मुंबई में, सब जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कितना सही है आपको? देखिए इंसान है, देखिए इंसान है तो उनको इंसान जिंदा दिखना चाहिए। जिंदा आदमी वो है जो कोई चीज़ में कोई एहसास हो। मुर्दे को कुछ एहसास होता नहीं, आप जो है मर गया उसको एहसास क्या हो, लेकिन जिंदा इंसान उसको अगर चुभोगे तो एहसास होना चाहिए। और यही कहता है कि अगर एक इंसान को अगर तकलीफ हो, दूसरा इंसान को खड़े होना चाहिए। आज इंसानियत पर जो है मसला आया है। आज एक तरफ से बेकसूर छोटे छोटे बच्चे, औरतों को भूखों मारने की नौबत पर जो है इसराइल ने लाया, और दुनिया के कुछ और ममालिकों ने। आप देखोगे जिस ममालिक ने फैसला किया, वहीं के बाशिंदे, वहीं के नागरिक, जैसे आपने कहा, वो उस ममालिक के खिलाफ सड़क पर उतर कर आए हैं। तो उन ममालिक को भी समझना चाहिए कि भाई अपनी आवाम, खुद हमारी आवाम मत सुनिए, हमारी बात मत सुनिए, फ़लस्तीनियों की बात मत सुनिए, खुद अपने ही आवाम की बात आप सुनिए। वो आवाम कहती है कि रोको इसको, ये मत करे। अमन पसंद आदमी दुनिया के हर कोने पे, इसराइल में भी हो सकता है। इसराइल में भी जो है लोगों ने कहा कि रोको इसे। इसराइल के लोगों ने भी बाहर निकल कर कहा कि ये जो नेतन्याहू है वो फेल हो चुका है, चारों तरफ से करप्शन से घिरा हुआ है। उसके खिलाफ जो है आने वाले इलेक्शन में उसके खिलाफ लोगों का जहन बन गया था। तो लोग इसराइल के खिलाफ भी, नेतन्याहू के खिलाफ है इजरायली जो लोग। तो वो हो सकता है कि वो कोई पिक्चर क्रिएट किया हुआ, लेकिन कोई भी पिक्चर हो, मर बेकसूर ही रहा है, उसको रोकने का काम बिल्कुल करना चाहिए। हिंदुस्तान देश हमेशा अपने एक माना जाता है कि यहाँ पर आप बेहिचक अपनी बात रख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे फ़िलिस्तीन का मैटर ऐसा हो गया है कि अगर आप कोई भी छोटा सा नॉर्मल साइलेंट प्रोटेस्ट भी करते हो, कुछ करते हैं, तो जितने भी लोग उसमें जुड़ते हैं उस पर डायरेक्टली एफआईआर किया जा रहा है या उनको नोटिस प्रोवाइड की जा रहा है, चाहे वो नेता हो, आम पब्लिक हो। ये किस तरीके से ये जायज़ है? क्या अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा है अभी? क्योंकि लोग अब एक दहशत में रह चुके हैं। क्या हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे हमारे परिवार परेशान हो जाएंगे? नहीं, वो पूरे मुल्क की बात तो नहीं कहूँगा। आज हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में तो है, ऐसे माहौल पैदा कर दिया है ना, ऐसे माहौल खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में कोई हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत का है महाराष्ट्र में? मुझे बताए कौन सीएम है, कौन डिप्टी सीएम है, किसकी हुकूमत है, कौन हुकूमत चला रहा है महाराष्ट्र में? हो क्या रहा है? मराठों का एक तरफ से जो आंदोलन चालू है, उत्तर जो है बैकवर्ड क्लास का चालू है। महाराष्ट्र में तो मुझे लगता नहीं किसी की हुकूमत हो। चाहे महाराष्ट्र राज्य स्टेट गवर्नमेंट में है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखिए आप, वहाँ किसकी हुकूमत है? कमिश्नर जो है उनको डरा दिया गया ईडी के डर से।
वहाँ पर जो है बीजेपी का एक जो है जिसको गार्डियन मिनिस्टर बनाया, मुंबई का सबसे बड़ा बिल्डर, उन्होंने बीएमसी में अपना कब्जा जमा के रखा है, दफ्तर खोल के रखा है, वो जो है बीएमसी को चला रहा है। तो ये पूरा निज़ाम महाराष्ट्र का, चाहे मुंबई कॉरपोरेशन का हो चाहे महाराष्ट्र का, निज़ाम जो उलट गया है। लेकिन आप देखो केरल स्टेट में हर तबके के लोग, चाहे वो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, हर तबके के लोग, हर पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतर कर आए बीजेपी को छोड़कर। न्यूज़ है जी आपके माध्यम से। बीजेपी को छोड़कर हर वो लाखों के तादाद में कैलिकट में जो हुआ है, मुझे समझता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजमा वहाँ जमा हुआ है। 10 लाख के ऊपर जो है लोग एक जगह जमा होना बीच के समुंदर के पास और एहतजाज करना। और ऐसा नहीं कोई मुस्लिमों ने एहतजाज किया, हर धर्म के लोगों ने एहतजाज किया। जो अमन पसंद लोग हैं, चंद लोगों को छोड़कर, जो शर पसंद लोगों को छोड़कर हर किसी ने एहतजाज किया, सड़क पर आया है। जिंदा कौम है तो जिंदा बताना है उनको, ज़रूरी है कि मैं जिंदा हूँ। तो आप देखोगे अभी हाल ही में आज का जो है वाक़या है, जो एक तरफ केरल में एक जेहोवास विटनेस सेक्ट, आपने देखोगे एक ईसाई भी कह सकते हैं, ईसाई तो कहते हैं कि जेहोवास हम में से नहीं है, क्योंकि वो उनका मानना यह है अगर कोई इस्लाम में ये माने कि आखिरी पैगंबर के बाद कोई पैगंबर, तो खुद मुसलमान उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता है। वैसे ईसाई जेहोवास विटनेस सेक्ट, आपको पता है कि उनका मानना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मतलब ट्रिनिटी में मानते नहीं, वो ट्रिनिटी पे नहीं मानते। और क्रिश्चियंस जो है आज, चाहे कैथोलिक हो चाहे प्रोटेस्टेंट, ट्रिनिटी पे मानते हैं। जेहोवास विटनेस सेक्ट नहीं मानते। जेहोवास विटनेस, आपको पता है कि एक ऐसा सेक्ट है जिनकी सोच समझ, पूरे दुनिया में लोग हैं, सोच समझ पूरी तरह से अलग है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल में जो जैकब और 2 बच्चे थे, आपको पता होगा, तो ये बच्चे जो है नेशनल एंथम पढ़ते नहीं थे क्लास में, तो ये स्कूल से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। तो ये इनकी सोच अलग है, उनकी सोच को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर भी एकदम माइनॉरिटी, लेकिन इनको भी अपने तरीके से जीने का फंडामेंटल राइट, रिलीजियस राइट इनको भी दिया गया है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। वो जेहोवास विटनेस सेक्ट का एक शख्स चलकर आता है कि मुझे ये जो सेक्ट में मैं 16-17 साल से हूँ और ये जो सिखाया जा रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। और वो एक दिमागी हालत से पता नहीं क्या शख्स था, उनको भी ये बात नहीं करनी चाहिए, जो किया बिल्कुल गलत किया है। एक भी बेकसूरों का जान जाना बिल्कुल गलत है, लेकिन रास्ता उसने गलत अपनाया। ये रास्ता वो सही ढंग से भी कर सकता है। एक शख्स जो है, मार्टिन नाम का शख्स, फौरन केरल पुलिस में जो है सरेंडर होता है, अपने आप का जो है वो कबूल करता है कि मैंने ये गुनाह किया है। और आप देखोगे फौरन ऐसा हादसा हुआ नहीं, पूरे जो है शरपसंद लोग, भाजपा और आरएसएस के लोग ने एक तरह हमस से जोड़ना शुरू कर दिया है। इजराइल और हमस की लड़ाई में जो है केरल को ढकलने का काम शुरू कर दिया है। और ये तमाम चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि केरल का हर वो शख्स, चाहे वो किसी भी मज़हब का, और केरल में कोई मुस्लिम मेजोरिटी या क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं, हिंदू ही मेजोरिटी है, लेकिन सेकुलर जहन के लोग ज़्यादा है, तो वो तमाम लोगों ने इसका विरोध करते हैं। और आपको पता हो कि यानी यूनियन मिनिस्टर, आप सोचिए यूनियन मिनिस्टर इस तरह के गलत अफवाहें फैलाते हैं। यूनियन मिनिस्टर ये कहता है कि इस्लामिक आतंकवाद इसके अंदर है, ये हमस की तरफ से जो है इस तरह का जो है ऑर्डर आया और यहाँ पर इस्लामिक आतंकवादियों ने ये यूनियन केरल के, हाँ यूनियन मिनिस्टर नहीं, यूनियन मिनिस्टर केरल स्टेट के मिनिस्टर नहीं, केरल स्टेट में कहाँ बीजेपी का कोई मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मत है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो ये इस तरह का अफवाह फैलाता। तो ये आज देखो कि केरल की पुलिस ने उस पर जो है केस FIR दर्ज किया अफवाह फैलाने का। ये होता है, देखो ये होता है, एक बार आप हाकिम बन जाए, एक बार आप मुख्यमंत्री बन जाए, एक वजीर आजम बन जाए, वजीर आला बन जाए, तो आपके सामने हर वो जनता एक बार तरफ होनी चाहिए, चाहे वो अदना सा कोई आदमी हो या कोई आला मिनिस्टर हो, सबके लिए कायदा एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल यही होना चाहिए हर जगह पर भाई, चाहे कोई आला आदमी जो गलती करे या अदना आदमी करते। यहाँ होता क्या है, छोटे मोटे लोगों को तो पकड़ के बंद कर देते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जो है, कहीं जो है आज आप देखिए आसाम का चीफ मिनिस्टर का बयान देखिए, तो ये लोग इस तरह का बयान देते हैं और छूट जाते हैं, और वो बयान दे के निकल जाते हैं, और जो बेचारे गौर गरीबों में इंतशार फैलता है, और इंतशार का आखिर में ये होता है कोई दंगा, कोई फसाद, और जो है बेकसूरों को जेल। ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होता है कि इस तरह के यूनियन मिनिस्टर हो, इस तरह के चीफ मिनिस्टर हो इस मुल्क में, जो इस तरह बेलगाम हो, सिर्फ यही कोशिश में कहीं कोई हादसा हो और जो है मुस्लिम टेररिज्म, मुस्लिम जो है आतंकवाद, ये एक तरह के नैरेटिव पैदा कर इंतशार पैदा कर अपने सत्ता
अपने जो है कुर्सी उसको किस तरह सेव कर रहे हैं, ये देखने मिलता है। ये इस मुल्क के लिए भी खतरा है। ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए, चाहे वो मोहसिन हैदर हो, चाहे वो वीरन्ना पुजारी हो। जो इस तरह के इंतशार फैलाता है उसको फ़ौरन जेल में बंद कर देना चाहिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ में मोहसिन हैदर साहब। आपने सुना इन्होंने अपनी राय रखे थे। सैयद इमरान, टुडेज़ वॉइस 24 न्यूज़। थैंक यू सो मच।